नमस्कार बच्चों, आज हम बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के अंदर हम हमारा जो काव्य शास्त्र है उसका एक क्वेश्चन काव्य, एक टॉपिक है काव्य, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य क्या है? काव्य शब्द कवि शब्द में संज्ञा प्रत्यय के योग से उत्पन्न होता है। उत्पन्न या निष्पन्न, ये निष्पन्न ही उत्पन्न होता है। काव्य शब्द कवि शब्द में संज्ञा प्रत्यय के योग से उत्पन्न होता है। संस्कृत आचार्य में भामह के अनुसार, संस्कृत आचार्य एक तो होते हैं कवि, एक होते हैं आचार्य। आचार्य कौन कौन थे? भामह, रुद्रट, मम्मट, दंडी, ठीक है ना, विश्वनाथ, ये सब आचार्य थे। आचार्य कोटि के कवि थे, कवि भी थे, आचार्य भी थे। तो ये आचार्य भामह जो है, इन्होंने काव्य किसे कहा है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्द अर्थ सहित वाक्य या रचना को क्या कहा गया? काव्य कहा गया। आचार्य भामह के अनुसार, संस्कृत आचार्य भामह के अनुसार शब्द अर्थ सहित रचना जो होती है या वाक्य जो होता है उसे क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। तो काव्य किससे बनता है? कवि के योग से बनता है। कवि में संज्ञा प्रत्यय के योग से काव्य बना। और संस्कृत आचार्य भामह के अनुसार शब्दार्थ सहित काव्यम, अर्थात शब्द अर्थ सहित वाक्य क्या है? वाक्य की रचना काव्य है। काव्य के अनेक भेद किए जा सकते हैं। उससे पूर्व हम काव्य कैसे बनता है और काव्य में क्या कुछ होता है उसका वर्णन करेंगे। काव्य में जो शब्द और अर्थ होते हैं, शब्द और अर्थ क्या होते हैं? उसका शरीर होते हैं काव्य का। रस क्या होता है? उसकी आत्मा होती है। रीतियां क्या होती हैं? उस शरीर के अवयव अर्थात अंग। फिर से देखें, काव्य में शब्द और अर्थ उसके शरीर होते हैं। रस काव्य में क्या है? उसकी आत्मा है। रीतियां काव्य में क्या है? शरीर के अंग है। गुण क्या है? आत्मा के नित्य धर्म है। अलंकार क्या है? शोभादायक धर्म, सुंदरता के धर्म है। रसमय काव्य को कवि का उत्कृष्ट कर्म माना गया है। रसमय काव्य को कवि का उत्कृष्ट कर्म माना गया है। तो इस परिभाषा को चरितार्थ करने के लिए अनेक कवियों ने अपने अपने काव्य से संबंधित मत दिए। इसको करने से, इसको समझकर हम इसके अनेक कवियों द्वारा दिए गए काव्य की परिभाषा का वर्णन करेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने रस युक्त वाक्य रचना को क्या कहा है? काव्य। जिस रचना में रस मौजूद हो, जिस रचना में रस हो, रस से युक्त वाक्य क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। आचार्य मम्मट का मानना था कि अदोष सगुण अलंकृत शब्दार्थ वाला वाक्य क्या है? काव्य। अदोष दोष से रहित। अदोष क्या होता है? दोष से रहित। सगुण क्या होता है? गुण से युक्त। दोष से रहित, गुणों से युक्त, अलंकृत, सुशोभित शब्द व अर्थ वाला वाक्य क्या कहलाता है? काव्य। दोष से रहित, गुण से युक्त, अलंकृत शब्द व अर्थ वाला वाक्य क्या कहलाता है? काव्य। ये किसका मानना था? मम्मट का मानना था। पंडित जगन्नाथ दास ने क्या माना? रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला वाक्य काव्य। सुंदर अर्थ, रमणीय अर्थ क्या होता है? सुंदर। सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करने वाला वाक्य क्या कहलाता है? काव्य। वाक्य तो कोई भी हो सकता है। सीता खाना खा रही है, वह जा रहा है, वह आ रहा है, ये इसमें अर्थ क्या है? साधारण सा अर्थ है, साधारण समझ आ रही है। लेकिन जिसमें रमणीय अर्थ का प्रतिपादन होता है वो किसके द्वारा कहा गया? जगन्नाथ जी के द्वारा, कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला वाक्य क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। तो इस प्रकार इसको करने के पश्चात हमें ये समझ आता है कि काव्य में शब्द और अर्थ क्या है? उसके शरीर है। रस उसकी क्या है? आत्मा है। रीतियां उसकी क्या है? अवयव है। गुण उसके क्या है? आत्मा के नित्य धर्म है। अलंकार क्या है? शोभादायक धर्म है। रस में काव्य को कवि का उत्कृष्ट कर्म माना गया है। अब हम इसका अध्ययन करने के बाद हम बताएंगे कि हिंदी समालोचना सिद्धांत में रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की परिभाषा
परिभाषा दी है उसका वर्णन करेंगे। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जिन शब्दों का अर्थ सहित प्रयोग करती है वो काव्य कहलाता है। फिर से देखें कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द निर्धारित करती है वो क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। काव्य रसमय होता है और रस में काव्य में शब्द और अर्थ उसके शरीर, रस, आत्मा, रीतियां, अवयव, गुण, नित्य धर्म, अलंकार, शोभादायक धर्म, इस प्रकार रसमय काव्य को कवि का उत्कृष्ट धर्म माना गया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रसमय काव्य को कवि का उत्कृष्ट कर्म माना गया। यह आनंददायक, सत परामर्शदाता, चतुष्वर्ग फलदाता, ठीक है, साधक, कवि की वक्र कला, प्रतिभा का उत्कृष्ट अभिव्यंजक होता है। मतलब इसमें इस परिभाषा या इस निष्कर्ष का ये निचोड़ है कि ऐसा काव्य है जिसको पढ़कर, सुनकर, देखकर जो श्रोता, दर्शक या पाठक है उसको क्या होना चाहिए? एक तो उसको चारों प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति होनी चाहिए, एक उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, एक उसकी जो वाणी है वो जो वाणी के द्वारा जो उसके वाक्य लिखे गए हैं उसमें एक वक्रता होनी चाहिए, टेढ़ापन होना चाहिए, सीधी सीधी बात पढ़ने में आनंद नहीं आता, कुछ उसमें मनोरंजन भी होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए? कवि की प्रतिभा को अभिव्यक्त करने का माध्यम होनी चाहिए। तो कवि की प्रतिभा उस काव्य के अंदर ही व्यक्त होगी ना। तो कवि क्या होता है? प्ले बैक होता है, वो हमेशा पर्दे के पीछे वाला होता है। जो आपको काव्य दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसके अंदर उस कवि का जिक्र नहीं है। कवि तो उसके भाव वहां स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और भाव दिखाई नहीं देते, भाव को महसूस किया जाता है। इसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। काव्य शास्त्र में अनेक दृष्टियों से काव्य के भेद किए गए हैं। क्या किए गए हैं? अनेक दृष्टियों से काव्य के भेद किए गए हैं और अनेक दृष्टियों से उन भेदों का वर्णन भी किया गया है। तो काव्य में रचना की दृष्टि से भेद किए गए हैं, विषय की दृष्टि से भेद किए गए हैं, भाव की दृष्टि से भेद किए गए हैं, प्रभाव की दृष्टि से भेद किए गए हैं, उद्देश्य की दृष्टि से भेद किए गए हैं और कोटि की दृष्टि से भी क्या किए गए हैं? भेद किए गए हैं। ठीक है, तो कोटि की दृष्टि से काव्य के संस्कृत आचार्यों ने काव्य के 3 भेद माने। कौन कौन से? उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। कोटि की दृष्टि से काव्य के कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। उत्तम जो सर्वश्रेष्ठ होगा, तो व्यंग्य प्रधान काव्य कौन सा होता है? उत्तम काव्य होता है। मध्यम काव्य जो बीच की कोटि का होता है, व्यंग्य गुणीभूत, व्यंग्य भी हो और गुणों का भी अनुभव हो, वो क्या होता है? मध्यम काव्य। अधम क्या है? शब्दार्थ चमत्कार हो, जिसके अंदर साधारण से शब्दार्थों का चमत्कार दिखाई दे, शब्दों का, जैसे चिरजीवो, जोरी, जुरे, जो, नस्ले, गंभीर, इसमें शब्दार्थ चमत्कार है। तो ऐसे काव्य को क्या कहा जाता है? अधम कोटि का कहा जाता है। तो उत्तम काव्य व्यंग्य प्रधान काव्य कहा जाता है, जिसमें व्यंग्य के माध्यम से क्या कहा जाता है? जैसे शोषक वर्ग को व्यंग्य किया जा सकता है, या जो अपने साधारण जो बसंत ऋतु आई है वो व्यंग्य हो सकता है, विरहणी अपने व्यंग्य दे सकती है। अनेक ऐसे भाव या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसमें व्यंग्य प्रधान काव्यों का प्रयोग किया जाता है, वो उत्तम कोटि के काव्य माने जाते हैं। इसके अलावा रचना की दृष्टि से भी काव्य के भेद किए जाते हैं। रचना की दृष्टि से काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसे सुना जा सकता है अधिकतर, और दृश्य काव्य जिसे देखा भी जा सकता है, उसे दृश्य काव्य कहा जाता है। तो आचार्य ने रचना की दृष्टि से काव्य के 2 भेद किए हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। इसे रूपक भी कहते हैं। दृश्य काव्य, इसे क्या कहा जाता है? रूपक भी कहा जाता है, रूपक काव्य भी कहा जाता है। दृश्य काव्य को रूपक काव्य भी कहा जाता है। इसके कई भेद माने गए हैं, जिसके अंतर्गत नाटक, मैं नाम बोलती हूँ, आप ध्यान से सुने। नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समवकार, डीम,
इहा मृग, अंक, विधि और प्रहसन, ये 10 भेद होते हैं दृश्य काव्य के। और इसके अलावा श्रव्य काव्य, इसके अंदर क्या होगा, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार श्रव्य और या पाठ्य काव्य के प्रमुख 3 भेद होते हैं। गद्य काव्य, श्रव्य के 3 भेद होते हैं। गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य। अब गद्य काव्य के अंतर्गत क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत बताया गया है गद्य के 2 भेद होते हैं, उपभेद, आख्यायिका, अनुकथा। पद्य काव्य के 3 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, मिश्र काव्य। पद्य के 3 होते हैं, प्रबंध, मुक्तक, मिश्र। ठीक है, चंपू किसे कहते हैं, गद्य व पद्य का मिश्रित। गद्य व पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। और आख्यायिका और कथा, ये गद्य के भेद। वह कथा, ये गद्य के पद्य के प्रबंध, मुक्तक, मिश्र और चंपू के गद्य पद्य व मिश्रित, ये 3 भेद माने गए हैं। इसके अलावा प्रबंध काव्य और खंड काव्य, महाकाव्य, ये भी इसके भेद माने गए हैं। गद्य काव्य, इसके 2 भेद हैं, परंतु हिंदी के आचार्यों ने इसके 15 से अधिक भेद बताए हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, लघु कथा, रेडियो, रूपक, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, यात्रा वृतांत, पत्र, डायरी, आलोचना, साहित्य, इतिहास। जैसे कहानी, कथा, उपन्यास, लघु कथा, पत्र, डायरी, यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखा चित्र, ठीक है ना। तो ऐसे आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, तो निबंध, अनेक ऐसे उपभेद हैं गद्य के। मुक्तक काव्य के हिंदी के आचार्यों ने कई भेद और उपभेद बताए हैं। इसके अन्योक्ति, पद, गीति, कविता, स्फुट, ये 5 उपभेद माने हैं। इसमें गीति के अनेक, गीति नाट्य, काव्य नाट्य, भावना नाट्य, छाया नाट्य, अनेक उपभेद और किए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य के मुख्य से 3 भेद माने गए हैं कोटि की दृष्टि से, उत्तम, मध्यम और अधम। इसमें जो व्यंग्य प्रधान होगा उत्तम, व्यंग्य गुणीभूत होगा, मध्यम और शब्दार्थ चमत्कार वाला होगा वो अधम। उसके अलावा एक दृश्य काव्य होता है और एक श्रव्य काव्य होता है। दृश्य काव्य को रूपक काव्य भी कहते हैं, नाटक, प्रहसन, व्यायोग आदि अनेक तरह के उसके 10 भेद हैं, ये दृश्य काव्य में आएंगे। और श्रव्य काव्य के 3 भेद माने गए हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य। गद्य काव्य के अंदर आख्यायिका और कथा को सम्मिलित किया गया है, पद्य काव्य के अंदर प्रबंध, मुक्तक और मिश्र काव्य को सम्मिलित किया गया है, चंपू काव्य के अंदर गद्य व पद्य की मिश्रित रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार काव्य में शब्द और अर्थ उसके शरीर, रस आत्मा, रीतियां शरीर के अवयव, गुण आत्मा के नित्य धर्म, अलंकार शोभादायक धर्म, रसमय काव्य को कवि का उत्कृष्ट कर्म माना गया है। तो इस प्रकार आज हमने काव्य के बारे में अध्ययन किया। काव्य क्या है, कवि शब्द में शयंत्र प्रत्यय लग के योग से बनने वाला जो उत्पन्न हुआ शब्द है वो काव्य है। संस्कृत आचार्यों में भामह ने शब्द अर्थ सहित रचना को क्या कहा, शब्द व अर्थ सहित रचना को काव्य कहा। इसी तरह से दंडी उन्होंने मम्मट ने क्या कहा, मम्मट ने कहा इनको कि अदोष, सगुण और अलंकृत शब्दार्थ वाला वाक्य काव्य है। विश्वनाथ ने रसयुक्त शब्द को काव्य कहा। दंडी ने इष्ट अर्थ से अलग पदावली को काव्य कहा। और पंडित जगन्नाथ दास ने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्य को काव्य कहा। इस तरह रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है, ज्ञान दशा, और उसी तरह काव्य की इसी तरह हृदय की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है, आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है।
हृदय की इसी मुक्ति की साधना को हम जिन शब्द वाणी के जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? काव्य कहलाते हैं। तो आज हमने बीए 3rd ईयर के एक टॉपिक काव्य और उसके भेद और उपभेद इसका वर्णन किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।